हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी की शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से ही बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, तो बच्चों में वृद्धि एवं विकास को पहले डिस्कस करते हैं। तो जानते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि का अर्थ देखिए, वृद्धि का आशय मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के जीवन की अगर बात करें, व्यक्ति के शरीर में वृद्धि कब होती है? जब उसके अंगों के आकार में, उसके भार में और उसके जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो जो वृद्धि है वह दो तरह से होती है। शारीरिक अंगों की अगर बात करें तो बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से वृद्धि होती है मानव शरीर में। और बाह्य अंगों में अगर बात करें तो बाह्य अंगों में क्या आता है? हाथ, पैर, सिर और पेट आदि जो अंग हैं वह आते हैं जिनमें वृद्धि होती है धीरे धीरे करके। और आंतरिक अंगों की अगर बात करें तो इसमें विभिन्न तंत्र आते हैं मानव शरीर के। कंकाल हो गया, पाचन, रक्त, श्वसन और मस्तिष्क आदि आते हैं। ठीक है, तो वृद्धि की बात अगर करें तो शरीर में आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से वृद्धि होती है शरीर के अंगों में। अब इसमें देखिए, वृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 वर्ष तक हो जाती है। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक और 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है एक व्यक्ति के जीवन में, जिसे कि हम परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। शरीर में होने वाली इस वृद्धि को यंत्रों से नापा तोला जा सकता है। ठीक है, तो शरीर में जो वृद्धि हो रही है उसको नापा भी जा सकता है, लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है। ठीक है, भार को नापा तोला जा सकता है। अब एक परिभाषा दी है फ्रैंक के अनुसार वृद्धि के लिए। तो देखिए, फ्रैंक ने क्या परिभाषा दी है? अभिवृद्धि आशय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, भार और वृद्धि। ठीक है, तो ये परिभाषा दी है फ्रैंक ने। अब देखिए, विकास का क्या अर्थ होता है? तो बालक का विकास पूर्ण जीवन चलता रहता है, चाहे यह विकास शारीरिक हो या मानसिक। ठीक है, तो एक बालक का विकास, एक व्यक्ति का विकास हम देखेंगे तो वह पूर्ण जीवन चलता रहता है, चाहे वह शारीरिक विकास होता है या मानसिक विकास। शारीरिक विकास का संबंध बालक या व्यक्ति के शरीर के विभिन्न पहलुओं जैसे वजन, शक्ति व स्वास्थ्य से होता है। ठीक है, जैसे बालक की हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हम देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। बालक का विकास शारीरिक व मानसिक ही नहीं होता है, अपितु यह बौद्धिक, स्नायुविक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भी होता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में उसके शरीर का विकास ही नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार में, ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, स्नायुक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, संवेगों का विकास होता है उसके जीवन में। ठीक है, सामाजिक विकास होता है। तो इस तरीके से कि अलग अलग क्षेत्रों में नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास भी एक व्यक्ति के जीवन में होता है, उसके शरीर में इन सब चीज़ों का विकास होता है। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, इसमें हरलॉक के अनुसार विकास की परिभाषा दी गई है। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित व समयानुकूल प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, तो हरलॉक ने ये परिभाषा दी है। अब इसमें देखिए, वृद्धि व विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो क्या सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास के? तो पहला जो सिद्धांत है, वृद्धि और विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास किसी निश्चित सीमा तक नहीं होती, यह किसी न किसी दिशा में अनवरत रूप से चलता रहता है। जैसे वृद्धावस्था में मनुष्य की शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, लेकिन उसका जो सामाजिक व संवेगात्मक विकास है वह चलता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वृद्धि क्या है, वो एक निश्चित सीमा तक तो नहीं होती है। ठीक है, वृद्धि और विकास क्या होता है? वह चलती रहती, चलने वाली प्रक्रिया है। शरीर की अगर बात करें तो शरीर की वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे वृद्धावस्था में शरीर का विकास रुकता है, लेकिन जो उसका सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, वह चलता रहता है। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। मनुष्य जन्म से सीखता रहता है। जो व्यक्ति आज जैसा है वह कल वैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें विश्वास होता रहता है। ठीक है, यानी कि उसके विश्वास में विकास होता रहता है। व्यक्ति के जन्म के आरंभ में कुछ वर्षों में तो विकास तेजी से होता है, लेकिन बाद में इसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो जो निरंतरता का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो मनुष्य है वो जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति का जीवन जो आज है वह कल वैसा नहीं होता, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका होता है। ठीक है, जन्म के समय में कुछ अलग तरह का विकास होता है,
तेजी से विकास होता है एक व्यक्ति के शरीर में और उसके जीवन में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है आयु एक व्यक्ति की, तो वह गति भी धीमी पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति की किसी भी जीव में विकास का क्रम समान होता है, ठीक है। एक जाति की अगर बात करें, एक जाति या एक जीव का विकास क्रम क्या होता है, एक समान होता है। व्यक्तियों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। बालकों का गर्भ में या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो इंसान का जो जन्म होता है बालकों में, गर्भ के समय जो जन्म का विकास होता है वो कैसा होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। तो देखिए, वृद्धि और विकास का क्रम प्रारंभिक काल में सामान्य होता है, लेकिन बाद में यह अलग अलग या विशिष्ट हो जाता है। जैसे प्रारंभ में बच्चा अपने हाथ पैर चलाता है, बाद में किसी वस्तु को उठाता है, यह सामान्य विकास होता है। बाद में बच्चा पहले क्या करता है, अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है और बाद में साफ शब्द बोलने लगता है, ठीक है। तो यह विशेष विकास के अंतर्गत आता है। तो जो वृद्धि और विकास का जो समय होता है, तो वो कैसा होता है, पहले तो वह सामान्य होता है। प्रारंभिक काल में एक बच्चे के जीवन की अगर बात करें, तो पहले तो प्रारंभिक जो अवस्था होती है उस टाइम पे सामान्य होता है, लेकिन यह क्या होता है, अलग अलग या विशिष्ट हो जाता है समय के साथ साथ। बच्चा पहले क्या करता है, पहले तो वह हाथ पैर चलाता है, बाद में वह किसी भी चीज़ को उठा लेता है अपने हाथों पे, ठीक है, उसे पकड़ लेता है। तो यह क्या होता है, एक सामान्य सा विकास होता है। बच्चा पहले क्या बोलता है, किसी शब्द को टूटे टूटे फूटे रूप में बोलता है, ठीक ठीक है। फिर उस बात में उसी शब्द को साफ साफ बोलने लग जाता है। तो यह क्या होता है, एक सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें सतत विकास का सिद्धांत। व्यक्ति का विकास प्रत्येक अवस्था में चलता रहता है और विकास कभी कम कभी ज़्यादा होता है। जैसे 6 महीने की आयु में बालक के दूध के दांत निकलते हैं, लेकिन इनका विकास 5 महीने की भ्रूणावस्था से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो विकास होता है वो एक सतत विकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यक्ति का विकास क्या है, प्रत्येक अवस्था में चलता रहता है, ठीक है। जो व्यक्ति का जीवन है उसकी प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति का विकास चलता रहता है और विकास कभी कम भी हो जाता है और कभी ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो जैसे अगर जो बच्चे के दांत निकलने की बात करें, तो वो 6 महीने से शुरू होते हैं, हमें दिखने शुरू होते हैं कि दूध के दांत आ रहे हैं बच्चे के, लेकिन उनके विकास की अगर बात करें तो वह 5 महीने का जब जो शिशु होता है वह भ्रूणावस्था में ही शुरू हो जाते हैं बच्चे के दांत का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये था सतत विकास का सिद्धांत। आगे इसमें देखिए परिपक्वता का सिद्धांत। तो परिपक्वता का तात्पर्य किसी कार्य में स्थायित्व या पूर्णता का आ जाना है। परिपक्वता का सीखना दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो परिपक्वता का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आ जाना, यानी कि एक व्यक्ति को परिपक्व हो जाना, ठीक है। वो हर क्षेत्र में क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, हर चीज़ को अच्छी तरह से सीख जाए, ठीक है। तो परिपक्वता व सीखना दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कि अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें विकास दिशा का सिद्धांत। मनुष्य या बालक का विकास सिर से शुरू होकर के पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो एक जो मनुष्य है या बालक की अगर बात करें हम, तो बच्चे का जो जीवन की जो शुरुआत होती है, तो उसका जो विकास शुरू होता है, तो वो कैसा शुरू होता है, सिर से शुरू होकर के पैर की तरफ जाता है, ठीक है। जन्म लेने के बाद पहले सप्ताह में बालक केवल क्या उठाता है, अपना सिर उठाता है। उसके बाद 3 महीने में वह अपनी आँखों को चलाता है और 6 महीने में वो स्वयं बैठने व घिसट के चलने का प्रयास करने लगता है तथा 1.5 वर्ष का होने पर वह अपने पैरों में चलने लगता है, पैरों से चलने लगता है, ठीक है। तो ये विकास दिशा का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए इसमें विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, देखिए प्रत्येक बालक का विकास हर स्थिति में महत्वपूर्ण होता है। अगर बालक का विकास पूर्ण रूप से होता है तो वह सही प्रकार से अपने कार्य को कर सकेगा, और इसके विपरीत यदि बालक का विकास सही या पूर्ण रूप से नहीं होता है तो उसमें अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक जो कारक हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो कारक हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को, एक बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं, बालक के जीवन के जो विकास क्रम है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला जो कारक है वो है बुद्धि। बालक के विकास पर बुद्धि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि बालक कुशाग्र बुद्धि का होता है तो वह किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेता है।
इससे उसमें कार्य को सीखने की प्रति जागरूकता रहती है। इसके विपरीत जब बालक मंद बुद्धि का होता है तो वह हर कार्य को सीखने में समय लेता है। ठीक ठीक है, तो जो बुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है एक बालक के जीवन में। यदि बालक कुशाग्र बुद्धि का होगा तो वो जल्दी सीखेगा, ठीक है, और अगर मंद बुद्धि का होगा तो उसे किसी भी कार्य करने में समय लगेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो है वातावरण। तो वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि बालक को स्वस्थ वातावरण में रखा जाए तो उसका जो विकास है वह स्वस्थ रूप से अर्थात सही प्रकार से होता है। और यदि बालक को स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पाता है तो वो बालक का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है या गलत दिशा की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जो वातावरण है वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है बालक के विकास में। अच्छे वातावरण में अगर बालक को रखा जाए, बच्चे को रखा जाए, तो उसका जो डेवलपमेंट है वह भी अच्छे दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर एक वैसे बिल्कुल ऐसे वातावरण में बच्चे को रखा जाए जहाँ पर कि साफ सफाई ना हो, गंदगी हो, ठीक है, लोग जो है कि जो जिन्हें कि किसी बारे में जानकारी ना हो, तो ऐसे वातावरण में अगर बच्चे को रखा जाए जहाँ पर अशिक्षित माहौल हो तो वहाँ पर बालक का जो विकास है वो रुक जाएगा और यह गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम का भी हाथ होता है। यदि बालक के माता पिता में कोई विकार पहले से होता है तो संभवतः वह विकार बालक में भी होता है। ठीक है, जिसके आने से बालक का विकास बाधित हो जाता है। ठीक है, तो जो वंशानुक्रम है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है बालक के विकास में। माता पिता में या उससे पहले किसी में भी बच्चे के परिवार से रिलेटेड अगर बात करें तो बच्चे के परिवार से संबंधित कोई विकार अगर परिवार में है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे में भी वो विकार आने लग जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो कारक है वह है परिवार में बालक का स्थान। तो देखिए, बालक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि बालक का परिवार में कौन सा स्थान है, परिवार में बालकों की संख्या कितनी है। प्रायः यह देखने में आता है कि पहले पहले वो आखिरी बच्चों को अति प्यार व लाड से पाला जाता है, जिसमें इनके बीच के बालकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो परिवार में बालक का स्थान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है बालक के विकास में। ठीक है, तो बच्चे की अगर बात करें तो अगर जो पहला बच्चा होता है और जो सबसे बाद का बच्चा होता है, पहले बच्चे के समय की अगर बात करें तो टाइम पर सिर्फ एक बच्चा होता है तो उसकी देख रेख भी सही से की जा सकती है। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे छोटा होने की वजह से भी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इनके बीच की अगर बात करें, जो बीच के बच्चे होते हैं तो उनका कहीं ना कहीं कम ध्यान रखा जाता है परिवार में, जिससे क्या होता है जो बालकों का जो विकास होता है उसमें एक अवरुद्ध पैदा हो जाता है। ठीक है, बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर है रोग व चोट। ठीक है, तो यह रोग व चोट बालक को ही नहीं लगता अपितु गर्भावस्था में माता को भी लगने के कारण बालक का विकास में वो अवरोध पैदा करता है। कई बार माताएं गर्भावस्था में अधिक मात्रा में जो दवाइयाँ का सेवन कर लेती हैं, धूम्रपान आदि कर लेती हैं, तो जिससे क्या होता है बालक रोगग्रस्त हो जाता है और इन रोगों के कारण बालक का विकास रुक जाता है। ठीक है, तो जो चोट की अगर बात करें तो वो सिर्फ बच्चे को ही नहीं लगे। अगर बच्चे में माता के द्वारा यानी कि गर्भावस्था में जब बच्चा होता है और चोट बच्चे को लगती है किसी वजह से, तो वह वहाँ पर भी जो बालक का विकास है वह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, और वहीं माता की अगर बात करें तो माता ने अगर दवाइयाँ ज़्यादा ले ली है, धूम्रपान कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उससे क्या होता है जो बच्चे के अंदर कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे का विकास रुक जाता है। फिर आगे नेक्स्ट है इसमें पोषण। तो देखिए, पोषण के अभाव में भी बालक का विकास रुक जाता है। यदि बालक को संतुलित आहार नहीं मिलता है, अर्थात भोजन में पोषक तत्वों का अभाव होता है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व जो कि शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, अगर बच्चे को यह सब सारी चीज़ें ना मिले, पोषक आहार ना मिले, तो उससे क्या होता है बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। आगे देखिए फिर इसमें शुद्ध वायु व प्रकाश। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर माना जाता है। बच्चे के विकास के लिए शुद्ध वायु व प्रकाश दोनों ही अति आवश्यक होते हैं, जिसके अभाव में बालक का विकास दूषित होता है। इनके अभाव से शरीर
अक्षम हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध वायु और प्रकाश का मिलना भी बहुत आवश्यक होता है एक बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चे के विकास में अच्छी से तरह से वृद्धि हो सके। और अगर ये शुद्ध वायु और जो प्रकाश है वो बच्चे को ना मिले तो वह कहीं ना कहीं बालक के शरीर को अक्षम बना देता है। अब देखते हैं बालक के विकास में आनुवंशिकी का प्रभाव। ठीक है, तो आनुवंशिकी के क्या प्रभाव पड़ते हैं बालक के जीवन में, बालक के विकास के लिए। ठीक है, तो देखिए आनुवंशिकी यानी कि वंशानुक्रम भी जिसे हम कहते हैं का सामान्य अर्थ होता है कि मनुष्य के उन जन्मजात गुणों से होता है जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद बालक के किसी भी प्रकार के विकास में उनकी मुख्य भूमिका होती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो जो वंशानुक्रम या आनुवंशिकी जिसे हम कहते हैं, यानी कि ऐसे गुण जो कि माता पिता से बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। ठीक है, माता पिता बुद्धिमान होंगे तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। ठीक है, रंग रूप आकार हर तरह से बच्चे में भी वैसे ही गुण आते हैं जैसे माता पिता में होते हैं। तो देखिए आनुवांशिक रूप से एक बच्चे के विकास में कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जो पहला प्रभाव देखिए वो है शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो बच्चे के शरीर प्रकार, आकार प्रकार, लंबाई, मोटाई, रंग रूप एवं आँख नाक आदि के बनावट का विकास उसके माता पिता के अनुरूप ही होता है। ठीक है, तो बच्चे की शारीरिक विकास की अगर बात करें तो आनुवांशिक रूप से अगर देखें तो बच्चे के जो शरीर का जो आकार प्रकार होगा, लंबाई चौड़ाई होगी, ठीक है, रंग रूप कैसा है, नाक आँख नाक कान कैसे हैं, तो इसकी बनावट भी किस पे डिपेंड करती है, उसके माता पिता के अनुरूप। ठीक है, माता पिता के अनुरूप ही बच्चे के शरीर की ऐसी बनावट होगी जैसे माता पिता की शरीर की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। तो मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में कुछ संवेग जन्मजात होते हैं और मनुष्य के संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो बात करें हम आनुवांशिकी का प्रभाव, तो जो संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी कि माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं एक बच्चे को, जो कि उसके शरीर में और मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये संवेगात्मक विकास का प्रभाव एक बालक के जीवन में पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है चरित्र के विकास पर प्रभाव। तो मनुष्य का चारित्रिक विकास भी उसके आनुवांशिक पर निर्भर करता है। ठीक है, जो उसके परिवार के सदस्यों की अगर बात करें, माता पिता की बात करें, तो जैसा माता पिता का चरित्र होगा वैसे ही बच्चे का चरित्र भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मानसिक विकास पर प्रभाव। अधिकांशतः बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं और कम बुद्धि के माता पिता का जो अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो कम बुद्धि के ही होते हैं, पर जो इसके अपवाद होते हैं उसका कारण प्रजाति या पूर्वज होते हैं। ठीक है, तो मानसिक विकास की अगर बात करें तो अगर ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा पढ़े लिखे माता पिता हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी बुद्धिमान होंगे और कम बुद्धि के माता पिता के बच्चे भी कम बुद्धि वाले होंगे। और अगर इनमें जो अपवाद होते हैं, यानी कि अधिक बुद्धिमान माता पिता के बच्चे कम बुद्धि वाले हों और कम बुद्धि माता पिता के बच्चे अधिक बुद्धि वाले हों, तो ऐसे अपवाद कैसे होते हैं, इसका कारण भी प्रजाति या पूर्वज ही होते हैं। यानी कि उनके जो पूर्वज रहे होंगे या उनकी प्रजाति बुद्धिवान होगी तो वह बुद्धिमान होंगे और कम बुद्धि के होंगे तो कम बुद्धि के बच्चे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें सामाजिक विकास पर प्रभाव। तो देखिए मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। यह उस समूह में रहने के यह उसे समूह में रहने के लिए प्रेरित करती है। जिस मनुष्य में यह मूल प्रवृत्ति जितनी तीव्र होती है वह सामाजिक पर्यावरण में उतनी तेजी से समायोजन करता है। ठीक है, तो मैकडूगल के अनुसार क्या है कि जो सामूहिकता है वो एक मूल प्रवृत्ति है जो कि इंसान में पहले से ही रहती है, उसमें समूह बनाने के लिए वो उससे प्रेरित करती है। ठीक है, और जैसे जिस मनुष्य में यह मूल प्रवृत्ति जितनी अधिक तीव्र होगी तो वह सामाजिक पर्यावरण में उतनी तेजी से समायोजन कर पाता है। अब नेक्स्ट है इसमें स्वभाव पर प्रभाव। ठीक है, तो स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है। एक अगर आनुवांशिकी की अगर बात करें तो आनुवांशिक विकास स्वभाव पर प्रभाव डालता है एक बच्चे के। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव उसके संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर निर्भर करता है और संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास बहुत कुछ आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मनुष्य का जो स्वभाव है वह सामाजिक रूप से और संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है और संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है वह किस पर, आनुवांशिक पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे आनुवांशिक जैसे जैसे माता पिता होंगे तो वैसे ही सामाजिक विकास एक बच्चे का
होता है। अब आता है इसमें बच्चों के विकास में वातावरण का प्रभाव। ठीक है, तो वातावरण का क्या प्रभाव होता है एक बच्चे के जीवन में, बच्चे के विकास के लिए। तो देखिए पहले वातावरण का अर्थ जान लेते हैं। वातावरण यानी कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण आवरण। ठीक है, वातावरण यानी कि हमारे आसपास की चीज़ें, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे पहाड़, ठीक है, जीव जंतु सब आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण यानी कि संपूर्ण आवरण हमारे आसपास का। तो वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, उनमें से मुख्य है प्रकृति और समाज। ठीक है, तो वर्तमान में वातावरण का अर्थ प्रकृति और समाज, इसको दो क्षेत्र इसके बताए गए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है उसमें क्या आते हैं, नदी, पहाड़, जलवायु एवं तापमान आते हैं। और जो सामाजिक पर्यावरण है उसमें व्यक्ति विशेष की जो पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ होती हैं वह सब आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वातावरण। फिर इसमें देखिए मनोवैज्ञानिक वाटसन ने कहा है, तो एक मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है, कहा है वातावरण के बारे में कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक वाटसन के द्वारा क्या कहा गया है कि मुझे क्या, सिर्फ एक नवजात यानी कि छोटा सा बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना लूँगा, डॉक्टर, वकील, चोर या जो मर्जी चाहे वो बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि वातावरण इतना इस पर प्रभाव, एक बच्चे के जीवन पर ऐसे प्रभाव डालता है कि वो कुछ भी बन जाता है जैसे जैसे माहौल में, जैसे जैसे वातावरण में रहेगा। ठीक है, तो पहला जो प्रभाव पड़ता है वातावरण का वो है मानसिक विकास पर प्रभाव। तो देखिए उचित वातावरण द्वारा बच्चों की जो स्मरण, कल्पना एवं तर्क शक्तियाँ हैं उसमें विकास होता है। ठीक है, अच्छा वातावरण अगर बच्चे को मिलेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी स्मरण शक्ति पर, ठीक है, याद करने की जो शक्ति होती है, कल्पना, तर्क की शक्तियों में विकास होता है। फिर नेक्स्ट है जो सामाजिक विकास पर प्रभाव। तो मनुष्य सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति और सीखने की सब शक्तियाँ लेकर के पैदा होता है, लेकिन वह वही भाषा, वही बोली और वैसा ही व्यवहार सीखता है जैसा कि उसके समाज में होता है, उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को एक किसी भी प्रकार के समाज में अगर रख दिया जाए तो बच्चा वहीं का वातावरण में ढल जाएगा, वहीं की भाषा बोलने लगेगा, वैसे ही उठना बैठना, वैसे ही व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सामाजिक विकास कहेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें चरित्र निर्माण पर प्रभाव। बालक जिन व्यक्तियों के बीच रहता है उन्हीं की आदत को अपनाता है, उन्हीं के आदर्श, विश्वास व मूल्यों को सीखता है और उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगता है। सामान्यतः इसी को चरित्र कहते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे की जीवन की अगर बात करें तो वो जैसे जैसे व्यक्तियों के बीच रहेगा, जैसी व्यक्तियों की आदतों को दिखेगा, उनके मूल्यों को दिखेगा, आदर्शों को दिखेगा, ठीक है, तो उन्हीं आदतों को वो अपनाने लगता है। ठीक है, एक बच्चा उन्हीं आदतों को सीखता है जो वो अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखता है। ठीक है, तो ऐसी आदतों का जो निर्माण होता है, जो आचरण वो व्यवहार में करने लगता है, तो उसको ही चरित्र कहते हैं। फिर इसमें आता है नेक्स्ट शारीरिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, शरीर के विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है वातावरण के द्वारा। तो देखिए बालक के जन्म के बाद उसे जैसे प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रखा जाता है, उसका विकास उसी रूप में होता है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध सूर्य का प्रकाश और पौष्टिक भोजन, उचित व्यायाम और उचित दिनचर्या मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे के जीवन की अगर बात करें तो जैसा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में बच्चे को रखा जाएगा तो वैसे ही उसका विकास होगा। और उसके शरीर की अगर बात करें तो उसका शरीर का विकास, अगर वो शुद्ध जल लेता है, शुद्ध वायु, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अच्छे सूर्य के प्रकाश लेता है और पौष्टिक भोजन खाता है, ठीक है, नियमित व्यायाम करता है, उचित उसकी दिनचर्या है, तो वह क्या होगा, उसका विकास भी अच्छे तरीके से होगा। और जिन बच्चों को अपने पर्यावरण से ये तत्व जितने अधिक सही रूप से प्राप्त नहीं होते हैं तो उनका विकास वैसा नहीं होता, और जिनको सही रूप से प्राप्त होते हैं तो उनका विकास भी उसी रूप में होता है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है वातावरण का शारीरिक विकास पर। नेक्स्ट है इसमें संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। ठीक है, जिन बच्चों के माता पिता, भाई बहन एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं वह बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। प्रेम, द्वेष, क्रोध आदि संवेगों के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होती है। परिवार के बाद समूह, विद्यालय, समाज का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
तो संवेगों में कैसे विकास होता है एक बच्चे के जीवन में, तो जो उनके माता पिता हैं, बच्चों के भाई बहन हैं और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, तो वो जिस तरह से संवेदनशील होंगे तो वो बच्चे भी वैसे ही संवेदनशीलता उन बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेम, द्वेष, क्रोध आदि संवेग जो है उनका विकास परिवार के सबसे परिवार की भूमिका होती है इन संवेगों में। ठीक है, और परिवार के बाद जो समूह जो होते हैं बच्चों के, जो उनके जो फ्रेंड सर्कल हो गया, ठीक है, उनका जो परिवार रिश्तेदारों का जो समूह हो गया, विद्यालय हो गया, समाज के अन्य लोगों के द्वारा अन्य संवेगों का पर प्रभाव पड़ता है।